Hello friends, good afternoon to all. So in this session we will discuss about the design of shear enforcement. किस तरीके से हम लोग shear enforcement को डिजाइन करेंगे, कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनके डिजाइन पैरामीटर अफेक्ट करते हैं और कितना shear को रजिस्ट करते हैं. That all we will discuss in this session. And then after we will check the minimum shear enforcement and at the end we will see the numerical problem जो जनरली पेपर में आता है. ये इस क्लास का जो है वो पार्ट रहेगा जिसके अंदर टाइप ऑफ shear एनफोर्समेंट, डिजाइन पैरामीटर, मिनिमम shear एनफोर्समेंट एंड डिजाइन प्रॉब्लम, दैट ऑल विल सी इन दिस पार्ट. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डिजाइन ऑफ shear एनफोर्समेंट में तुम्हारे पास में तीन तरीके के shear एनफोर्समेंट होते हैं. shear एनफोर्समेंट अगर हम देखें तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ द shear एनफोर्समेंट. टाइप ऑफ shear एनफोर्समेंट, तो पहला हो जाएगा टाइप ऑफ shear एनफोर्समेंट के अंदर फर्स्ट वन हो जाएगा वर्टिकल स्टिरअप. वर्टिकल स्टिरअप. दूसरा हो जाएगा इंक्लाइंड स्टिरअप. तीसरा हो जाएगा बेंट अप बार. बेंट अप बार्स. ये तीन तरीके के shear एनफोर्समेंट होते हैं जो जनरली हम लोग जो है इसके अंदर देखते हैं, राइट. सो ये shear एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एज ए shear क्रैक को रजिस्ट करने के लिए. तो सबसे पहले अगर हम देखें वर्टिकल स्टिरअप जो होता है वो कैसे shear को अफेक्ट करता है, तो उसके लिए अगर हम देखते हैं इंडिविजुअली वन बाय वन, तो पहला हो जाएगा वर्टिकल स्टिरअप. वर्टिकल स्टिरअप. वर्टिकल स्टिरअप दोस्तों ये होता है कि ये जो है हम लोग ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट जो देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टील को होल्ड करने के लिए, चाहे वो टेंशन का हो या कंप्रेशन का हो, उसको होल्ड करने के लिए जो हम लोग ट्रांसफर स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं क्लोज लूप के अंदर, वही स्टिरअप हम लोग क्या करते हैं जहाँ पे शियर स्पान होता है या क्रिटिकल सेक्शन शियर होता है वहां तक हम लोग कुछ ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो जो है वो वर्टिकल स्टिरअप के तौर पे होगा. तो अगर इसका 2D डायग्राम अगर हम देखें तो 2D डायग्राम में क्या होगा, ये आपके सामने कोई बीम है, दैट इज द बीम सेक्शन, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि यहाँ पे बीम जा रहा है कुछ इस तरीके से, हियर इज द वे, और ये हो जाएगा सपोर्ट, दैट इज द सपोर्ट एंड दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द वन, ये हो जाएगा सपोर्ट या इधर कॉलम और जो भी सपोर्ट आपने दे रखा है. तो अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ तक क्रिटिकल सेक्शन है, अप टू हियर देयर इज ए क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, और ये क्रिटिकल सेक्शन जो दिया गया वो दिया गया एट द डी डिस्टेंस पे, एट द डी डिस्टेंस पे. तो डी डिस्टेंस पे हो जाएगा देयर इज ए क्रिटिकल सेक्शन. अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्टील प्रोवाइड कर देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल स्टील, राइट. ये कहलाया जाएगा कंप्रेशन स्टील, और कंप्रेशन स्टील में हम लोग जानते हैं कि इसका कोई रोल नहीं होता है शियर को लेके, तो उसको हम बात भी नहीं कर रहे हैं. ये जो बॉटम पे दिया गया ये हो जाएगा टेंशन स्टील, और इस टेंशन स्टील का बहुत बड़ा रोल होता है शियर को रजिस्ट करने में. नाउ अब इन दोनों स्टील को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करने के लिए हम लोग जो है वर्टिकल स्टील ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ दैट इज द ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, और ये ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्टील को होल्ड करने के लिए. इसका पर्पज इतना सा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टील को होल्ड कर ले, दैट इज द वन, राइट. सो दिस इज द वे. नाउ ये तो तुम्हारे पास बेंडिंग को लेके हमने इसको डिजाइन किया. अब हम क्या करते हैं, जब शियर को लेके बात करेंगे तो सम स्ट्रिप हम यहाँ पे एक्स्ट्रा और प्रोवाइड कर देते हैं.
शियर स्पान के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो येलो कलर में शो किया गया है उनको बोलते हैं वर्टिकल स्टिरअप, और ये सेम वैसा ही होता है जैसा ट्रांसवर्स स्टिरअप होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल स्टिरअप। ये हो जाएगा वर्टिकल स्टिरअप, और ग्रीन कलर में जो शो किया गया उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ये हो जाएगा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं हमारे पास मकसद क्या है, हमारा शियर एनफोर्समेंट को लेके बात करना है। तो दो शियर एनफोर्समेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास में एसवी। दो शियर एनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा एसवी, और ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारे पास इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। एंड द शियर क्रैक जो प्रोपेगेट हो रहा है वो जाएगा यहाँ से कुछ ऐसे, शियर क्रैक जो प्रोपेगेट हो रहा है वो जा रहा है कुछ ऐसे। तो हम इसको कंप्लीट एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर तक मेजर कर लेते हैं कि यहाँ तक शियर क्रैक जा रहा है। तो ये शियर क्रैक को रोकने के लिए तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं, एक तो ये, एक ये जो येलो कलर पे शो किया गया दिस वन। तो इसमें हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास में शियर जो है वो यहाँ पे जहाँ पे ये येलो और रेड कलर का लाइन इंटरेक्ट कर रहा है वहां पे शियर को रजिस्ट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तुम्हारा कहलाया जाएगा वर्टिकल स्टिरअप। तो अब अगर मुझे जो है ये देखना है कि भाई ये वर्टिकल स्टिरअप जो है कितना शियर को रजिस्ट कर सकता है, कितना शियर को रजिस्ट कर सकता है, तो हम क्या करें, एक वर्टिकल स्टिरअप जितना शियर को रजिस्ट करता है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसे वो निकल आएगा तो नंबर ऑफ वर्टिकल स्टेप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में वो जो है वो टोटल फोर्स आ जाएगा कि इतना शियर रजिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट, और यहाँ पे हम शियर एनफोर्समेंट ले रहे हैं वर्टिकल स्टिरअप, ये दिया जाएगा वीएस के द्वारा। तो वीएस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक स्टेप के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। तो एक स्टेप में हम देखेंगे तो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टिरअप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टिरअप इंटू इंटू स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस, अलाउबल अलाउबल स्ट्रेस allowable stress in shear enforcement, allowable stress in shear enforcement। ये हो जाएगा एक स्ट्रिप के द्वारा जो शियर फोर्स, जो शियर रजिस्ट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको टोटल कितना रजिस्ट होगा तो उसको क्या कर देते हैं एन नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ शियर एनफोर्समेंट, नंबर ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। सो ये बन जाएगा तुम्हारे पास वी एस का वैल्यू। तो ये दिया जाएगा वी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शियर एनफोर्समेंट कितना होगा। तो हम क्या करें, टोटल डिस्टेंस मेरा डी है उसमें स्पेसिंग का डिवाइड कर देता हूँ, आई विल गेट द नंबर ऑफ द वर्टिकल स्टिरअप। तो मैंने इस डी के अंदर डिवाइड कर दिया एस वी का, तो ये आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ द स्टिरअप। नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ए एस वी इंटू अलाउबल स्ट्रेस इन शियर एनफोर्समेंट, ये दिया जाएगा एलएसएम के अंदर दिया जाएगा 0.87 fy, 0.87 fy, that is the shear force resisted by the shear reinforcement। अब अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि स्पेसिंग कितनी होगी दो बार के बीच में, दो वर्टिकल स्ट्रिप के बीच में,
तो स्पेसिंग दिया जाएगा, स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, ये दिया जाएगा SV इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो SV को इधर ले जाते हैं, VS को इधर ले जाते हैं, बाकी सारा पैरामीटर सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा दैट इज D इंटू D इंटू ASV इंटू 0.87 FY डिवाइडेड बाय VS। ये आपके पास में हो जाएगा कुछ ऐसे, राइट। तो ये हो जाएगा दैट इज SV। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज द शियर स्पेसिंग ऑफ द शियर एनफोर्समेंट। नाउ यहाँ पे हमारे पास में सब कुछ नोन है, आई मीन सब कुछ का मतलब VS आसानी से हम निकाल सकते हैं, ASV सॉरी ASV को छोड़ देते हैं तो बाकी सब कुछ पता है। तो ASV क्या होता है, ASV हो जाएगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास मान लीजिए ये कोई एक सेक्शन दे रखा है, ये कोई एक सेक्शन दे रखा है बीम का, और इस बीम के अंदर मैंने जो है क्या किया, यहाँ पे ये मैंने कंप्रेशन में स्टील लगा दिया, ये मैंने कंप्रेशन में स्टील लगा दिया, और ये मैंने टेंशन के अंदर 3 बार लगा दी, टेंशन में 3 बार लगा दी। अब अगर मैं इसमें देखता हूँ दोस्तों तो मेरे पास क्या होगा कि मैंने इसको होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से शियर एनफोर्समेंट दिया, तो मैं ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से शियर एनफोर्समेंट दिया। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में कुछ ऐसे, ये क्लोज लूप होगा जो इधर प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि शियर क्रैक जो जाता है वो क्रैक जा रहा है इंक्लाइन डायरेक्शन में। तो इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रहा तो ये वर्टिकल लेग ही जो होता है वो शियर को प्रोपेगेट होने से रोकता है, वर्टिकल लेग ही रोकता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए अगर मैं ASV देखूंगा तो ASV दिया जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 5s का स्क्वायर। 5s हो जाएगा डाया ऑफ शियर एनफोर्समेंट, डाया ऑफ शियर एनफोर्समेंट। 2 इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर 2 वर्टिकल लेग हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहता हूँ क्या होगा ASV, तो इन जनरल अगर मैं लिखूंगा ASV का इक्वेशन तो वो हो जाएगा, इन जनरल दिया जाएगा ASV इज इक्वल टू n इंटू पाई बाई 4 इंटू 5s का स्क्वायर, n इंटू पाई बाई 4 इंटू 5s का स्क्वायर, जहां पे n हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिकल लेग, n हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिकल लेग, और 5s हो जाएगा डाया ऑफ शियर एनफोर्समेंट, डाया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, डाया ऑफ शियर एनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये दिया जाएगा आपको इस तरीके से, जहां पे हम लोग वर्टिकल स्टेप को इस तरीके से डिजाइन करेंगे। नाउ अब अगर हम देखें कि इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट, इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन किया जाता है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल स्ट्रिप, और मोस्टली हम लोग जो डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को वो इसी वाले पार्ट को लेके किया जाता है। until unless the question not specified will design always as a vertical stirrup। अगर क्वेश्चन बोल रहा है इंक्लाइन रेनफोर्समेंट इंक्लाइन स्ट्रिप लगाइए या बेंटर बार लगाइए, तब तो कोई चॉइस नहीं है, आपको वही देना होगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा हो जाएगा तुम्हारे पास इंक्लाइंड स्टीरअप, दूसरा हो जाएगा इंक्लाइंड स्टीरअप। इंक्लाइंड स्टीरअप, तो इंक्लाइंड स्टीरअप के अंदर हम क्या कहते हैं, हमारे पास में जो सेक्शन दे रखा है बीम का, वो बीम का सेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द बीम सेक्शन। मैं एक वन साइड का ही शो करूंगा, बाकी साइड हम ऑटोमेटिकली उसमें समझ लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द सपोर्ट, ये हो जाएगा सपोर्ट इधर, और ये हो जाएगा सपोर्ट इधर, इधर, एंड दिस इज द वे
इसके अंदर अगर देखा जाए तो मेरे पास में जो रेनफोर्समेंट होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। मैं ओनली अब जो है वो इंक्लाइन स्टेयर पे शो करूंगा, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मैंने शियर एनफोर्समेंट जो दिया वो कुछ दिया इस तरीके से। शियर एनफोर्समेंट मैंने प्रोवाइड किया कुछ इस तरीके से, जो कि एक इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर है। इधर की साइड देखोगे तो आप शियर एनफोर्समेंट दोगे कुछ ऐसे। द एंगल जो होगा दोनों साइड सेम रहेगा, माइट भी ड्रॉ करते टाइम मेरे से सेम मेंटेन ना रहे, बट ये सेम रहता है। यहाँ पे तुम्हारे पास में जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट डिस्टेंस इज द डी। क्रिटिकल सेक्शन पर शियर हम जो मानेंगे वो मानेंगे डी डिस्टेंस पे। क्रिटिकल सेक्शन पर शियर हो जाएगा दैट इज द डी डिस्टेंस पे। एंड दो शियर एनफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग होगी सेम एस वी, जैसा हम लोगों ने पहले किया था, ये एस वी रहेगा। और एंगल जो होगा इसका वो एंगल हो जाएगा एल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल हो जाएगा एल्फा। राइट, एल्फा एंगल के ऊपर हमने इंक्लाइंड स्टेप लगाया। तो सीधा यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है कि स्पेसिंग क्या होगी। सारे पैरामीटर वही होंगे जो हमने वर्टिकल में किए हैं, बट देर इज सम चेंज इन द स्पेसिंग ऑफ द इंक्लाइंड स्टीरअप। तो कैसे चेंज होगा वो जरा हम इसमें देख रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा स्पेसिंग ऑफ द इंक्लाइंड स्टीरअप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेसिंग ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप दिया जाएगा, वो हो जाएगा स्पेसिंग ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप हो जाएगा दैट इज एस वी, और ये दिया जाएगा एस वी इक्वल टू एस वी इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी। ये एफ वाई इसके साथ में होगा, अलग नहीं रहता है ये। 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी डिवाइडेड बाय वी एस यू, ये इफेक्टेड लोड ही है, वी एस यू इंटू इंटू साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा। ये आपको दिया जाएगा एस वी, स्पेसिंग ऑफ द शियर एनफोर्समेंट एज पर एलएसएम क्राइटेरिया, एज पर एलएसएम क्राइटेरिया। ठीक है, ये दिया जाएगा एस वी। राइट, नाउ द नेक्स्ट जो आता है वो हो जाएगा बेंटअप बार। नेक्स्ट हो जाएगा बेंटअप बार। तीसरा हो जाएगा दैट इज बेंटअप बार। बेंटअप बार्स क्या होता है? तो बेंटअप बार्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में अगर कोई भी बीम दे रखा है तो उसके लिए अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, तो मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया विद द यूडीएल लोड को लेके। तो ये यूडीएल लोड लग रहा है और इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा इस तरीके से। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो शो कर रहा है, पैराबोलिकली होगा। तो इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे पास में सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कम होने लग जाता है। तो सीधी सी बात है, जहाँ मोमेंट कम होगा एरिया ऑफ स्टील कम चाहिए होगा, जहाँ पे मोमेंट ज्यादा है एरिया ऑफ स्टील ज्यादा की आवश्यकता होगी। तो ईयर आई कैन से कि सेंटर पे मुझे ज्यादा बार चाहिए और सपोर्ट पे मुझे कम बार चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल स्टील की बात कर रहा हूँ, सिंगली और डबली से जो हमने किया है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे 5 बार लगाना है बॉटम पे, 5 बार लगाना बॉटम पे, तो हम क्या करेंगे, 5 बार बॉटम में से 3 बार को तो सपोर्ट से सपोर्ट तक पहुंचा देंगे, 3 बार को सपोर्ट से सपोर्ट तक पहुंचा देंगे। 2 बार को हम क्या करेंगे, 2 बार को हम लोग इस तरीके से कर्टेल करके ऐसे लगा देंगे, इस तरीके से कर्टेल करके ऐसे लगा देंगे, कर्टेल नहीं, इसको हम जो बेंट करके ऐसे लगा देंगे। तो सेंटर पे तुम्हें 5 बार दिखाई दे रही, काम हो रहा है।
और सपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो रेड कलर में जो नीचे दिख रहा है वो आपके पास में 3 ही बार दिखाई दे रही है, 2 बार जो है आपने बेंड करके ऊपर की साइड कर दी है, राइट। तो ये कहलाता है बेंट अप बार, ये कहलाता है बेंट अप कंसेप्ट। तो यहाँ पे मेरे पास में जो क्रेक जाता है वो क्रेक जाएगा कुछ ऐसे, क्रेक जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जब क्रेक ऐसे जाता है तो मेरे पास में क्या होगा, ये वाला जो बेंड पोर्शन है जो हमने बेंड करके किया है ये पोर्शन शियर को रोकेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बेंट अप बार हमने अलग से नहीं लगाया है। जैसे हम इंक्लाइंड स्टीरअप अलग से लगाते हैं, वर्टिकल स्टीरअप अलग से लगाते हैं, वैसे बेंट अप बार कोई अलग से स्टील नहीं लगा रहे हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील है उसी को ही हम इसमें यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा शेप चेंज करके, राइट। तो बेंट अप बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट, दे आर बेंट एट एनी सर्टेन एंगल, और जो बेंट पोर्शन है वो ही शियर को रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इसमें लिखेंगे बेंट अप बार्स आर बेंट अप बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट, बेंट अप बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट, they are main reinforcement, bent at any angle, bent at any angle, any angle, only bent portion, only bent portion, bent portion will resist the shear only, will resist the shear. जब बेंट पोर्शन ओनली शियर को रजिस्ट कर रहा है तो हमारे पास में इंक्लाइंड पोर्शन ही बेंट अप बार कहलाया जाएगा, पूरा बार बेंट अप नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूजन करके लिख सकते हैं, ओनली इंक्लाइंड पोर्शन, only inclined portion is called bent up bar, is called bent up bars, ठीक है। अब बेंट अप बार जो प्रोवाइड करते हैं वो बेसिक बात है मेन रेनफोर्समेंट है, उसको हमने बेंड करके यूज किया है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके लिए अलग से प्रोविजन होगा। तो ये कहता है बेंट अप बार में बी प्रोवाइडेड, बेंट अप बार्स, बेंट अप बार्स may be provided up to L by 4 distance from face of support, L by 4 distance from face of support, from face of support, face of support, right। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि बेंट अप बार जो होता है वो ओनली 50% शियर रजिस्ट करता है जितना मुझे ट्रांसफर करवाना है, रेस्ट 50% के लिए मैं या तो वर्टिकल स्ट्रिप लगाऊंगा या फिर इंक्लाइंड स्ट्रिप लगाऊंगा। तो इसमें हो जाएगा बेंट अप बार रजिस्ट ओनली, बेंट अप बार resist 50% shear, 50% of net shear force, of net shear force, net shear force resisted by shear enforcement, resisted by shear enforcement, shear reinforcement. For remaining 50%, for remaining 50%, remaining 50%, the vertical and inclined stirrup are provided. The vertical and vertical or inclined stirrup are provided. The vertical or inclined stirrup are provided, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल गया कि बेंट बार कभी अलोन अकेली प्रोवाइड नहीं होगी, ये हमेशा कॉम्बिनेशन होगा किसका, आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप का, ये कभी जो है अलोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल स्टीरअप, दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल स्टीरअप। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को भी, एनीवन, एनीवन।
चलिए, सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई वर्टिकल स्टीरअप जो है वो कभी भी अलोन प्रोवाइड नहीं होगी, इट ऑलवेज कॉम्बिनेशन विद द, तो ये हो जाएगा bent up bars cannot provide alone, it always provide with combination of either vertical or inclined stirrup, either vertical or inclined stirrup, ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रोवाइड होगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेंट अप बार। तो ये तीनों बार जो है इसके प्रोविजंस एग्जाम में आते हैं, एंड मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है वर्टिकल स्टेप को लेके, इस वाले पोर्शन को लेके, या फिर पूछा जाता है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट को लेके। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो जरा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट जो दिया जाता है वो दिया जाएगा ASV अपॉन BSV that is greater than is equal to 0.40 अपॉन 0.87 FY, ये दिया जाएगा मिनिमम शियर एनफोर्समेंट की इक्वेशन है। तो ये होगा ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY, दैट इज द शियर एनफोर्समेंट, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का कंडीशन है। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है टू रजिस्ट एनी क्रैक डेवलप, कोई भी अगर क्रैक डेवलप हो रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, श्रिंकेज क्रैक को रोकने के लिए, और डोवल एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दिस मिनिमम शियर एनफोर्समेंट आर प्रोवाइड minimum shear enforcement are provide, क्यों प्रोवाइड करते हैं? पहला हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट हो जाएगा दैट इज टू रजिस्ट एनी क्रैक डेवलप, टू रजिस्ट एनी क्रैक डेवलप, कोई भी क्रैक डेवलप हो रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए। दूसरा हो जाएगा टू रजिस्ट डायगोनल टेंशन, टू रजिस्ट डायगोनल टेंशन। तीसरा हो जाएगा टू इम्प्रूव डक्टिलिटी ऑफ द बीम, टू इम्प्रूव डक्टिलिटी ऑफ द बीम। चौथा हो जाएगा टू रजिस्ट श्रिंकेज क्रैक, टू रजिस्ट श्रिंकेज क्रैक। पांचवा हो जाएगा टू इम्प्रूव द डोवेल एक्शन, टू इम्प्रूव द डोवेल एक्शन, डोवेल एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग जो है वो शियर एनफोर्समेंट देते हैं। ठीक है दोस्तों, डोवेल एक्शन कौन सा, किसका? डोवेल एक्शन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट, यानी कि तुम्हारे पास में कंक्रीट एंड मेन रेनफोर्समेंट दोनों एक साथ एक तरीके से सिंगल मेंबर की, सिंगल मटेरियल की तरह बिहेव करें, इस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है शियर एनफोर्समेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया जाएगा मिनिमम शियर एनफोर्समेंट को लेके।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम कंक्लूड करें कि मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्यों देते हैं और कहाँ दिया जाता है, किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं, तो हम कंक्लूजन लिख रहे हैं जितना अभी तक हम लोगों ने सीआर में किया है, तो वो हो जाएगा कंक्लूजन के तौर पे कंक्लूजन हो जाएगा, द फर्स्ट वन होगा इफ टाउ वी लेस देन है 0.5 टाउ सी से। टाउ सी होता है कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी, टाउ वी है जितना तुम्हें ट्रांसफर करना है। तो अगर जो तुम ट्रांसफर करना चाहते हो वो कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी के 50% से भी अगर कम रहता है तो हम ये कहते हैं नो शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, आपको शियर एनफोर्समेंट देना ही नहीं है, नो शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। दूसरा कंडीशन हो जाएगा इफ, दूसरा कंडीशन हो जाएगा इफ 0.5 टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी बट लेस देन इक्वल टू टाउ सी। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा कि हमारे पास में जो है वो शियर एनफोर्समेंट दिया जाएगा। शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइड शियर सॉरी कौन सा देंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट विल बी प्रोवाइड, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट विल बी प्रोवाइड। minimum shear enforcement will provide। तो इस केस में क्या हो गया, देखो अब अगर मैं आपको सिंपल बोल देता हूँ, मान लो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि भाई टाउ वी लेस देन है टाउ सी से, तो इस वाली कंडीशन के अंदर तुम्हारे पास कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों आ रही हैं, तो कौन सी कंडीशन मानोगे, तो दोनों में से जो क्रिटिकल है उसको लेके किया जाएगा, और क्रिटिकल है तुम्हारा सेकंड कंडीशन। तो यहां से तुम्हें ध्यान देना है कि अगर टाउ वी लेस देन होता है टाउ सी से तो हम लोग मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, देन प्रोवाइड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, प्रोवाइड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, दैट इज द कंडीशन नंबर 2। नाउ कंडीशन नंबर 3 हो जाएगा, अगर टाउ वी ज्यादा होता है टाउ सी से, तब क्या होगा, तब तो शेयर एनफोर्समेंट देना ही देना है, तो इसमें तो कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइड, शेयर एनफोर्समेंट इज provide to resist shear टाउ वी माइनस टाउ सी, टाउ वी माइनस टाउ सी, इन दोनों के डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए जो शेयर आ रहा है वो कभी भी मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, वो कभी भी मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, शेयर एनफोर्समेंट फॉर टाउ वी माइनस टाउ सी shall not less than minimum shear enforcement that is the condition number 3। कंडीशन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अगर टाउ वी का वैल्यू इफ टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी मैक्स से, टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी मैक्स से, देन क्या होगा, देन तुम्हारे पास में जो है वो सेक्शन विल बी रीडिजाइन, सेक्शन विल बी रीडिजाइन, सेक्शन विल बी रीडिजाइन, सेक्शन जो है वो क्या होगा, रीडिजाइन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर टाउ वी का वैल्यू ज्यादा हो जाता है टाउ सी मैक्स से तो सेक्शन जो होगा वो रीडिजाइन होगा। दिस इज ऑल अबाउट द शियर एनफोर्समेंट। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो शियर एनफोर्समेंट दिया जा रहा है, जैसे इंक्लाइन स्टीरअप है, वर्टिकल स्टीरअप है, तो उसके लिए मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होगा,
वो भी हम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम स्पेसिंग दिया जाएगा maximum spacing for shear reinforcement तो shear reinforcement के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग जो होगा वो क्या होगा, तो पहला हो जाएगा वर्टिकल स्टीरअप तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज मिनिमम ऑफ 0.75 d और 300 mm। दूसरा हो जाएगा इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए ये हो जाएगा दैट इज मिनिमम ऑफ d और 300 mm। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो दिया जा रहा है शियर एनफोर्समेंट के लिए वो दिया जाएगा वर्टिकल इंक्लाइन स्टेप मेनली हम अलग से देते हैं, तो उनके लिए हो जाएगा वर्टिकल के लिए होगा 0.75 d और 300 विच एवर इज लेस, एंड इंक्लाइन के लिए हो जाएगा d और 300 mm विच एवर इज लेस, राइट। सो ये है तुम्हारे पास डिजाइन ऑफ शियर का एक्सप्लेनेशन और आपके कंसेप्ट जो जनरली पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। सो शियर के अंदर अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, राइट। नाउ अब हम एक काम करते हैं, हम एक जो है इसके लिए प्रॉब्लम बना लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट जो हमने देखा है वो सारा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हो जाएगा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। A 5 meter effective span of simply supported beam of simply supported beam is subjected to load of 40 kilonewton per meter including self weight the size of beam is 250 into 500 mm 250 mm into 500 mm. It is reinforced with it is reinforced with 4 bar 20 mm dia at bottom, 4 bar 20 mm dia at bottom, out of which 2 bars are curtailed. 2 bars are curtailed. Out of which 2 bars are curtailed, and 2 bar 12 mm dia, 2 bar 12 mm dia are provide at top, right. Design the beam against shear force. Design the beam against shear force. Design the beam against shear force. आपको जो इसमें दे रखा है यूज M20 कंक्रीट, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, Fe415 स्टील। इफेक्टिव कवर जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है 50 mm। इफेक्टिव कवर आपको दे रखा है 50 mm।
जब आपको यहाँ पे इफेक्टिव कवर दे दिया, इसका मतलब ये जो डायमेंशन है वो क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ हो गया, दैट इज द ओवरऑल डेप्थ। सो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर, वापस पढ़ लेते हैं, और जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, ए 5 मीटर इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू ए 40 किलोमीटर पर मीटर लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, यानी कि पूरा लोड लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बीम बना लेते हैं, दैट इज ए 5 मीटर बीम, एंड ये हो जाएगा मेरे पास में कुछ ऐसे, हियर इट इज। दिस इज द वन। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो बीम का स्पान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, दैट इज द 5 मीटर, L इक्वल टू 5 मीटर, दैट इज गिवन टू अस, ये गिवन है। और इसके साथ में क्या दे रखा है कि लोड जो लग रहा है 40 किलोमीटर पर मीटर लग रहा है, तो यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर मीटर। ये हो जाएगा 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोड लग रहा है। इसमें आपको बोला गया है कि भाई हमारे पास में टेंशन एनफोर्समेंट के अंदर 4 बार लग रही है, 4 बार में से 2 बार जो है वो सपोर्ट से सपोर्ट तक जा रही है, ये 4 बार हैं जिसके अंदर 2 बार सपोर्ट से सपोर्ट तक जा रही है, एंड 2 बार को कर्टेल करके यहाँ लगाया गया है, 2 बार को कर्टेल करके यहाँ लगाया गया है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन देखता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर सेक्शन कट किया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा दैट इज 4 बार 20 mm डाया। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 बार 20 mm डाया। यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे दिया जाएगा दैट इज 2 बार 20 mm डाया। ये तुम्हारे पास टेंशन साइड का हो गया। अब अगर आप कंप्रेशन में लगाते हैं तो कंप्रेशन में तुम्हारे पास जो स्टील लगेगा वो लगेगा कुछ ऐसा। और वैसे कंप्रेशन का तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन स्टील का शियर में कोई रोल नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन में दे रखा है तो सोल यहाँ पे शो कर देते हैं, दैट इज द वन। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 बार 12 mm डाया, 2 बार 12 mm डाया जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसा मुझे दे रखा है। साइज जो बीम आपको दे रखा है दैट इज 250 इंटू 500 mm, तो बीम का साइज जो दे रखा है वो हो जाएगा 250 इंटू 500 mm, तो बी हो जाएगा 250, कैपिटल डी दे रखा 500 mm, तो स्मॉल डी आ जाएगा तुम्हारे पास दैट इज 450 mm। 50 mm का कवर दे रखा तो हमने सीधा वैल्यू लिख दिया, ये कवर दे रखा आपको यहाँ पे। रेनफोर्समेंट के बारे में ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूँ, द रेनफोर्समेंट विथ 4 बार 20 mm डाया एट बॉटम, 2 बार को कर्टेल किया गया है, और टॉप के ऊपर यानी कि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के तौर पे 2 बार 12 mm की लगाई गई है, और शियर फोर्स के लिए डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना शियर मुझे ट्रांसफर करना है, और उसको चेक करेंगे टाउ सी से, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस, राइट। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। बी पता है, डी पता है, लेकिन वी यू होता है फैक्टर्ड शियर फोर्स। तो फैक्टर्ड शियर फोर्स कितना हो जाएगा वो देखते हैं। फैक्टर्ड शियर फोर्स यानी कि वी यू जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा डब्ल्यू यू एल नोट बाई टू, तो यहाँ पे डब्ल्यू यू हो जाएगा दैट इज 1.5 इंटू 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मेरे पास में हो जाएगा वी यू इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन, दैट इज द फैक्टर्ड शियर फोर्स। नाउ जब मेरे पास फैक्टर्ड शियर फोर्स पता है तो मैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस दिया जाएगा
नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा टाउ वी यू इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी इंटू डी। तो द टाउ वी यू दिया जाएगा दैट इज 150 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 250 इंटू 450 250 इंटू 450। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में टाउ वी यू आ रहा है कितना, दैट इज 1.33, और ये 1.33 का वैल्यू जो है वो टाउ सी मैक्स से कम है। ये वैल्यू क्या है, दैट इज लेस देन टाउ सी मैक्स, लेस देन टाउ सी मैक्स, यानी कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ। तो इट कैन बी डिजाइन फॉर द शियर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब मेरे पास में टाउ बी आ गया। नाउ आई नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाउ सी। मुझे क्या करना है, टाउ सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो टाउ सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर टाउ सी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टील, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टील तो पीटी आपको दिया जाएगा परसेंटेज, दैट इज AST अपॉन BD, AST अपॉन BD। तो ये हो जाएगा AST अपॉन BD, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 बार है π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। 2 बार ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 में से 2 बार को इन्होंने कर्टेल्ड कर दिया था। BD हो जाएगा 250 इंटू 450। सो द परसेंटेज ऑफ स्टील हो जाएगा तुम्हारे पास, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.56%, राइट। तो अब तुम्हें टेबल मैंने लिखाया था जिसके अंदर आपको टाउसी का वैल्यू निकलेगा बाय इंटरपोलेशन के द्वारा, बाय इंटरपोलेशन के द्वारा। तो टाउसी हम देखेंगे फ्रॉम टेबल टाउसी जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा, क्या देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टील एंड टाउसी वैल्यू। परसेंटेज ऑफ स्टील हो जाएगा तुम्हारे पास 0.50, इस पे टाउसी का वैल्यू दे रखा 0.48, और ये हो जाएगा दैट इज 0.56 जो मुझे निकालना है, इस पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंड यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 0.75, यहाँ पे वैल्यू दे रखा 0.56, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए आप इंटरपोलेट कर लो, दैट इज वेरी इजी, ऑल ऑफ यू नो दैट। तो ये हो जाएगा बाय इंटरपोलेशन, बाय इंटरपोलेशन क्या दिया जाएगा, टाउसी इज इक्वल टू 0.48 प्लस 0.56 माइनस 0.48 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 0.50 इंटू 0.56 minus 0.50, that is the one. So from here the Tausi value is equal to 0.50 megapascal, ये हो जाएगा टाउसी का वैल्यू। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं टाउसी और टाउवी को, तो क्या होगा, टाउवी का वैल्यू है 1.33, टाउसी का वैल्यू है 0.5, यानी कि तुम्हें ज्यादा शियर ट्रांसफर करना है। Tau v is greater than tau c, it means the shear enforcement will be designed। तो यहाँ पे हो जाएगा here tau v is greater than tau c, so shear enforcement is provide to resist shear tau v minus tau c। तो यहाँ पे हो जाएगा shear force resisted by shear enforcement, shear force
registered by shear reinforcement that is the VS, और ये दिया जाएगा VS इज इक्वल टू टाउ V माइनस टाउ C इंटू B इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ V तुम्हें दे रखा दैट इज द 1.33 माइनस 0.5 इंटू 250 इंटू 450, 250 into 450, so you will get the answer that is 93.75। तो Vs हो जाएगा तुम्हारे पास 93.75 किलो न्यूटन। इतने शियर को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शियर एनफोर्समेंट देंगे। तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप देना है या इंक्लाइन स्ट्रिप देना है या बेंटर बार देना है। तो एज आई सेड विल डिजाइन द वर्टिकल स्टिरअप, सो यहाँ पे हो जाएगा डिजाइन ऑफ वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट। डिजाइन ऑफ वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट ये दिया है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो है कुछ कंडीशन क्या है, जो जनरल चीज है उसको हमें फॉलो अप करना होगा। तो ये हो जाएगा प्रोवाइड, ये कॉमन है, आप सारे क्वेश्चन के अंदर इसको ले सकते हो, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन बनाओ, अगर कुछ अलग से नहीं मेंशन है तो ये जो मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट में, ये डेटा आप सबके लिए कॉमनली यूज कर सकते हो। प्रोवाइड टू लेग वर्टिकल स्टिरअप, of 8 mm dia, of 8 mm dia। तो यहाँ पे हो जाएगा ASV इज इक्वल टू 2 इंटू 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो ASV दिया जाएगा 100.53 mm स्क्वायर। ASV दिया जाएगा तुम्हारे पास 100.53 mm स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो है हम स्पेसिंग निकाल लेते हैं एक बार इस शियर फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए, और एक बार स्पेसिंग निकाल लेते हैं मिनिमम को लेके। ठीक है, तो जो मिनिमम स्पेसिंग देगा वो वाला स्टिल हम प्रोवाइड कर देंगे। तो पहला हम निकाल रहे हैं स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू शियर एनफोर्स, स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट। तो ये हो जाएगा, इसमें देखेंगे स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू shear force registered by shear enforcement, तो यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन दिया जाता है एलएसएम के अंदर, ये हो जाएगा SV इक्वल टू दैट इज ASV इंटू 0.87 FY इंटू D डिवाइडेड बाय VSU। तो यहाँ पे जब हम डेटा पुट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ASV का वैल्यू कितना है 100.53, तो ASV हो जाएगा तुम्हारे पास 100.53 इंटू 0.87 इंटू 415 इंटू डेप्थ 450 डिवाइडेड बाय फोर्स कितना है तुम्हारे पास, दैट इज 93.75। तो ये हो जाएगा 93.75 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आ जाएगा SV। तो SV इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 174.2 mm, 174.2 mm दैट इज द SV। सो ये जो हमारे पास में स्पेसिंग निकला है, ये स्पेसिंग आया है किसके करस्पॉन्डिंग, जितना शियर में ट्रांसफर करना चाहता हूँ शियर एनफोर्समेंट के द्वारा उसके लिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेता हूँ मिनिमम शियर एनफोर्समेंट से। तो स्पेसिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ मिनिमम शियर एनफोर्समेंट से।
spacing corresponding to minimum shear reinforcement, minimum shear reinforcement। तो मिनिमम shear reinforcement के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ASV का वैल्यू है 100.53 डिवाइडेड बाय B 250 इंटू SV greater than is equal to 0.40 divided by 0.87 into 415। तो यहाँ से मेरे पास में स्पेसिंग जो आएगा दैट इज, ये स्पेसिंग आ जाएगा 362 mm। यानी कि अगर मैं मिनिमम रेनफोर्समेंट देता हूँ तो दो बार के बीच में जो स्पेसिंग आ रहा है वो आ रहा है 362 mm। और अगर मैं शियर फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए जो स्टील देता हूँ उसमें तुम्हारे पास दो बार के बीच में आ रहा है 174 का mm। तो इसका मतलब ये हो गया कि 174 वाला ज्यादा स्टील है मिनिमम से, सो दैट्स गुड, हम लोग इसी को ही प्रोवाइड करेंगे, इसी को प्रोवाइड करेंगे। नाउ अब हम क्या कर लेते हैं कि भाई ये 174 सही है या नहीं, इसको हम मैक्सिमम स्पेसिंग से चेक कर लेते हैं। तो चेक विथ मैक्सिमम स्पेसिंग, चेक विथ मैक्सिमम स्पेसिंग, चेक विथ मैक्सिमम स्पेसिंग। तो मैक्सिमम स्पेसिंग अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज, ये हो जाएगा स्पेसिंग मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दैट इज मिनिमम ऑफ वर्टिकल स्ट्रेप के लिए होता है 0.75 इंटू डी और 300 mm। तो 0.75 इंटू डी हो जाएगा दैट इज 0.75 इंटू 450, सो द आंसर इज 337.50 और ये हो जाएगा 300 mm। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो आ रहा है तुम्हारा 300 mm आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इस 174 यानी कि 170 mm की स्पेसिंग पे जो है वो शियर एनफोर्समेंट लगा देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द शियर एनफोर्समेंट, राइट। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको डिजाइन करना है। तो बिफोर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द crash course which already we have designed for all of you. So ऑल वी नो दैट द गेट एग्जाम जो हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट एग्जाम है, उसके लिए अगर हम देखें तो मॉर्निंग के अंदर गेट एग्जाम, ये क्रैश कोर्स है गेट के लिए, यूट्यूब के ऊपर ये चल रहा है अनअकैडमी गेट सी चैनल पे। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ऐश्वर्य सर सोम पढ़ा रहे हैं, मृगांक सर एनवायरमेंटल, चिति सर ट्रांसपोर्टेशन, मेरा आरसीसी चल रहा है, एंड प्रांजुल सर जियो टेक्निकल, चेतन सर बीएमसी एंड अभिषेक सर ओसीएफ जो है वो ले रहे हैं। सो आप लोग इसको अटेंड करिए ताकि सबका सिलेक्शन हो अच्छी रैंक के साथ। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, एंड ये हम अच्छे से जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ आई थिंक ये पेपर होना है, तो उसके लिए आपको अब जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन सेट्स रख रखा है यूपीएससी के लिए, जिसके अंदर मंडे को चेतन सर, ट्यूसडे को मृगांक सर, वेडनेसडे को क्षितिज सर, थर्सडे मेरा है, फ्राइडे को ऐश्वर्य सर जो है वो क्लास ले रहे हैं। क्लास का टाइमिंग एवरीवन सबके लिए 2:30 से 3:30 रखा गया है। दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर, और कंप्लीटली मैं जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सोम टोस स्टील एंड आरसीसी सारा कवर करता हूँ। मेरा एमटेक आईआईटी मद्रास से स्ट्रक्चर के अंदर आई हैव 6+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, राइट। To complete the subject in systematic manner or smooth manner without any aid or such like that, join the Academy Plus using the code BL10 or 20 on the Academy Plus. But will be delivered to you, that is the daily live classes, crash course, weekly test and doubt solving sessions, and the batches are in Hindi and English, so language is not a barrier. Apart from these features, there is another mode of to get the Academy, that is iconic part. In iconic part, what will we do? We'll coach the personal, I mean उसको पर्सनली कोच करते हैं, स्टडी प्लान देते हैं और उसके लिए स्टडी बूस्टर सेशन प्लान किया जाता है ताकि उसको समझ सकें। ये स्टडी बूस्टर सेशन के तौर पे मैंने प्लस वालों के लिए, अभी मेरा देखिए प्लस पे अभी मेरा चल रहा है स्ट्रक्चर एनालिसिस, और स्टूडेंट चाह रहे थे कि हमारा सर यहाँ पे एक सब्जेक्ट और प्रैक्टिस में आ जाए,
तो उसके लिए अभी मैंने आरसीसी का स्पेशल क्लास चला रखा है, आरसीसी का स्पेशल क्लास चला रखा है जो एवरी डे 8:30 से 9:30 रहता है, 8:30 से 9:30 का टाइमिंग रहता है इसका। तो आप लोग इस क्लास को भी अटेंड करिए जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आस्क योर फ्रेंड टू ज्वाइन दिस वन, दैट इज द ये स्टडी बूस्टर सेशन के तौर पे। यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं डीएसएस डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और आरसीसी जो भी हम सीख रहे हैं यहाँ पे, ये क्रेश कोर्स है, इट इज नॉट ए कंप्लीट। देर आर मेनी मोर थिंग ऑन ईच पॉइंट एंड ईच टॉपिक दैट आई जनरली मैं जिसको एक्सप्लेन करता हूँ, बट दे आर डोंट रिक्वायर्ड विद द गेट एग्जाम, सो मैंने उनको जो है पार्ट को छोड़ दिया। तो जब भी क्रेश कोर्स, जब भी मेरा डिटेल्ड कोर्स आएगा यूट्यूब पे या जैसे प्लस पे अगर आता है, तो आप उसको जरूर अटेंड करिए। यू विल गेट द रियल फील ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एंड हाउ विल वी सी कि समथिंग इज गोइंग ऑन, या अगर कुछ फेलियर हो रहा है या मैम डिफ्लेक्ट हो रही है तो कौन सा फेलियर आता है, किस तरीके से आता है, एवरीथिंग वी कैन विजुअलाइज। तो दे यहाँ पे आपको जब डिटेल कोर्स होगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देर आर टू काइंड ऑफ द फीस, आई मीन देर इज प्लस वन, प्लस के लिए जो होगा तुम्हारे पास में फीस स्ट्रक्चर दे रखा है वो जाएगा। BL10 कोड को यूज करने के बाद में द फीस रिमेनिंग जो फीस होगा वो ये हो जाएगा। एंड आइकॉनिक बेच के लिए तुम्हारे पास होगा दो प्लान है, 12 मंथ एंड 24 मंथ, और इसके लिए फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा आफ्टर यूजिंग द कोड दिस वन। नाउ दिस इज माय Unacademy profile link, you can follow it, so you will get the class timing for all of you, and this is the Telegram link where जो है आप लोग क्लासरूम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। These are some YouTube channels, like it, subscribe it, and don't forget to click on the ring bell. Thank you.